अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी बड़ी देरीना ख्वाहिश पूरी हुई और आज मेरी मुलाकात है मज़र साहब से। मज़र साहब जो हैं आईआर फार्म के ऑनर हैं और सरगोदा में एक बड़ा ही मॉडल और मॉडर्न फार्मिंग कर रहे हैं और रोल मॉडल हैं तमाम उन यंग लोगों के लिए जो कि फार्मिंग में आना चाहते हैं या मॉडर्न फार्मिंग के शौक़ रखते हैं। तो आए आज इनके फार्म पे विज़िट करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मज़र भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? सर, आपके फार्म को देखने की मेरी बड़ी ख्वाहिश थी और आज मैं भी देख रहा हूँ और चंद दोस्तों को भी दिखाएंगे। वैसे तो आप माशाल्लाह ख़ुद बहुत कंटेंट बनाते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं, तो आए आज आपके पूरे फार्म का मैं अपने कलाम शायर बज़ुबान शायर जो है ना विजिट करवाएं प्लीज़। हम आज सिर्फ अपना 20 एकड़ का जो प्लॉट है वही दिखाएंगे, बाकी तो टाइम लग जाता है। तो ये हमारी सिर्फ सिट्रस की नर्सरी है जिसमें डिफरेंट वैरायटीज़, ठीक है, मिठा, वाशिंगटन नेवल, ट्राको, सलस्ताना, सीडलेस लेमन, रेड ब्लड और ये सारी वैरायटीज़ जो हैं इसमें ग्राफ्ट हुई भी हैं। कुछ तैयार हैं, कुछ आने वाले टाइम के अंदर इंशाल्लाह तैयार हो। इसमें वाशिंगटन नेवल भी है, अच्छा, सलस्ताना भी है, ट्राको भी है, अच्छा। और फिर वो जो उधर हुआ है वो इधर सारा मिठा, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे मिठे को बहुत प्रेफर करता हूँ। अच्छा, रेट की कौन सी किस्म? मिठा देसी जो। फिर उधर भी सलस्ताना, ट्राको, रेड ब्लड, अच्छा, फ्रूटर और देसी लेमन, अच्छा, और चाइनीज़ लेमन और सीडलेस, अच्छा, ये सारी वैरायटीज उधर फिर हमने ग्राफ्ट की है। अच्छा, बीज से नहीं तैयार हुआ, बस सारा ग्राफ्टेड है। अच्छा, तो बेस बोलते हैं, अच्छा, और वो उसको मिक्सचर बोलते हैं, अच्छा, नॉर्मल जुबान के अंदर। वैसे इसका पता नहीं क्या नाम है। इसका बहुत खूबसूरत वो बनता है, स्टेप्स बनते हैं ना। तो इसकी कटिंग 3 साल बाद होती है। इस साल इसकी बारी है कटिंग की। अच्छा, ठीक है। ये हमारी पेठे कद्दू की क्रॉप है, ठीक है। ये अभी देखें ना, मार्च के एंड पे या अप्रैल के स्टार्ट में आपको इतनी ग्रोथ नजर आ रही है। फ्रूट भी लगा हुआ है। एक्चुअली ये लो टनल में लगा हुआ था, अच्छा, वरना इस वक्त तो लोग इसका सीड लगा रहे हैं। हमारा माशाल्लाह फ्रूट लग चुका है, लोगों का भी फूल भी नहीं आया, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मार्केट के अंदर बहुत पहले आ जाएगा इंशाल्लाह। देखें जी, आज अप्रैल की 4 तारीख है और इसका रिजल्ट फायदा लेने के लिए जो हमारे फार्मर हैं उनको क्या करना चाहिए ऐसा? ये अब पेठा एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि इस साल सारी दुनिया ना तरबूज की तरफ जा रही थी। क्योंकि पिछले साल वो मैंने जैसे कल बात की, पिछले साल तरबूज में बहुत पैसा आया और इस साल लोगों ने तरबूज पे जोर लगा दिया। तो तरबूज में शुरुआत में तो अच्छा रहेगा, बाद में गंद पड़ेगा। तो मैंने पेठे की तरफ, अब इसके ऊपर एक एक बैग सिर्फ खाद का लगा हुआ और एक स्प्रे भी नहीं हुआ, अच्छा, एक भी स्प्रे नहीं हुआ और क्रॉप बहुत हेल्दी है। तो इस पे खर्चा नहीं, ठीक है। पेठा का पहला ट्रायल है कि हम शायद पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो पपीता है उसको एंटी इंसेक्टिसाइड में लगा रहे हैं, अच्छा। और मैं ये बारिशों की वजह से जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं इसके अंदर, फिर हमने उसको बचाने के लिए साथ बंद गोभी लगाई है। बंद गोभी को हमने यूज़ किया है एज अ ग्राउंड कवर, ठीक है। जब गर्मियों के अंदर लू चलना शुरू होती है तो ज़मीन को गर्म होने से बचाना, उसका एक तरीका था कि आप मल्चिंग कर दो। दूसरा तरीका है ऐसी क्रॉप लगाओ जो ग्रोथ ना करे। वेरी गुड। तो हमने वो कहा कि हम बजाय इसके कि जगह को ज़ाया करें, हमने वो क्रॉप लगा दी जो ज़मीन को गर्म नहीं होने देगी और पपीते का नुकसान नहीं। चलें आए दिखाएं ज़रा अंदर, बताऊंगा जी। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ आपने देखनी है कि उधर वाले जो 2 टनल्स हैं ना, उनमें कहीं कहीं प्लांट उगे हुए नजर आ रहे हैं, जबकि इधर वाले टनल्स में आपको जगह नजर नहीं आ रही। ये सिर्फ सीड वैरायटी का फर्क है, लगने का टाइम एक है, जगह एक है, सारा कुछ एक है। जड़ी बूटियां ज्यादा हैं क्योंकि बारिशों की वजह से हम गोडियां नहीं करा पा रहे। 10-15 दिन हो गए बारिशें हो रही हैं, ठीक है। ये सफाई इंशाल्लाह हो जाएगी। इसके दरमियान में पपीता लगा हुआ है, इसके वो मैं आपको दिखाता हूं। ये दिखा देते हैं, वैसे ही नजर आपने नोटिस करना है। जब आपको मैं बाहर लेके जाऊंगा ना जी, एक मिनट इसको हम साफ कर देते हैं ताकि लोगों को नजर आ जाए कि पपीता कौन सा। ये बड़ा ही आइडियल सेटअप है ये, क्योंकि इस तरह से मल्चिंग की भी ज़रूरत और जो आपकी है वो पूरी हो जाती है। और ये पपीते का ये प्लांट भी है और बाहर भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंटी इंसेक्टिसाइड में ग्रोथ देख लें, ठीक, और बाहर देख लें। आपने कद्दू के पौधे देखे होंगे लेकिन इतना बड़ा पत्ता नहीं देखा होगा। वाह, क्या बात है, वेरी गुड। ये एंटी इंसेक्टिसाइड का कमाल है, ठीक है, कि इसके अंदर इंसेक्टिसाइड का ग्रोथ के साथ कैसे तलक बन जाता है। अच्छा, ये एक जो है 1 एकड़ पे एंटी इंसेक्ट नेट जो है, इसका खर्चा कितना आता है? इसका एंटी इंसेक्ट नेट इस साल तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, जिसमें हर चीज़ महंगी हो गई है। तो 50 to 52,000 का ये एक रोल होता है और 12 से 13 रोल एकड़ में लगते हैं। लेकिन इसकी लाइफ 5 साल है, तो 5 साल आप बेफिक्र होके, लेकिन इसको यूज जो है 2 साल का लोग बेचते हैं, शायद वो 3 लाख 4 लाख का बेचते हैं, तो वो भी ठीक होता है। जितना पुराना होके बिकता जाएगा 25% लॉस कर देगा, ठीक है। और 25% विड्थ, और इसकी विड्थ होती है 10 फीट और लेंथ होती है इसकी 130 मीटर। इसको जोड़ के सलाइयाँ लगा के बिल्कुल ठीक इकट्ठा करके बनाया जाता है। ये मतलब वही सीड जो अंदर लगा हुआ था, वही पपीता जो अंदर लगा हुआ था, एक ही टाइम है, सिर्फ 1 दिन का फर्क है। आप ग्रोथ देख लें,
ये सेम सीड है और सेम जो है। एंटी इंसेक्ट नहीं मतलब एंटी इंसेक्ट क्या ऐसा रोल है? एंटी इंसेक्ट सबसे पहले तो आपके प्लांट को स्कॉर्चिंग हीट से बचाता है। अच्छा। दूसरी चीज, अंदर नाइट्रोजन की मिकदार बढ़ जाती है। नाइट्रोजन जब हवा से इकट्ठी होती है ना, प्लांट उसको अपटेक करने की कोशिश करता है, तो अंदर ज्यादा अवेलेबल है, बाहर कम अवेलेबल है। इसकी क्या टेक्निकल वजह है? इसकी क्योंकि नाइट्रोजन हमारी हवा में मौजूद है ना, वो अंदर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से अंदर प्लांट को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं। बाहर इस वक्त इस गोभी के ऊपर 3 स्प्रे हो चुके हैं। अच्छा। अंदर पहला स्प्रे आज होगा। अच्छा। वो भी सुंडी आ गई है क्योंकि बारिशें ज्यादा हुई हैं, तो पहला स्प्रे आज होगा। तो अंदर सुंडी कहाँ से दाखिल होगी फिर? जब ये सुंडी तो जमीन में मौजूद होती है, जमीन से वो आ जाती है। ये क्या लगा हुआ है सर आपका? ये हमारा ट्रायल है किन्नू सिट्रस की कोई भी वैरायटी आप ऐसे लगा सकते हैं। इसको हमने 13 बाय 13 के ऊपर डिजाइन किया है। ठीक है। इसके हमने ट्रायल ये भी किया कि बेड्स बना के उनकी मल्चिंग की है। ठीक है। और बेड्स बना के उनकी मल्चिंग नहीं की है। मतलब 2 हमने छोड़े हैं जिनकी मल्चिंग नहीं की, बाकी सबकी हमने मल्चिंग कर दी, ताकि हमें पता चले कि मल्चिंग करने से क्या फायदा होता है, ना करने से नुकसान क्या होता है। फर्क तो है ग्रोथ जी। अच्छा, आपने रास्तों को भी इस्तेमाल किया। देखें ये रास्ते में आपने टमाटर लगाया हुआ है, ये सारे ट्रैक में पीछे मैंने देखा है कि सब्जी लगी हुई है, तो आपने हर कहते हैं स्क्वायर फीट को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें इसमें सबसे पहली चीज़ तो हमने प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा की है। अब एकड़ के अंदर आपको पता है 100-120 प्लांट लगता है ना, ये 3 कनाल के अंदर 122 प्लांट है। तो ये हाई डेंसिटी पे चला गया। इसकी हम दीवारें बनाएंगे, ऐसे इंशाल्लाह बड़ा होता जाएगा। प्लांट टू प्लांट कटिंग नहीं होएगी और लाइन टू लाइन कटिंग होती रहेगी। फिर अगली चीज़ जो हम चाह रहे थे कि जो दरमियान में फासला है उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना, कि पौधे को नुकसान ना हो। तो उसके लिए फिर हमने क्रॉप वो चूज़ की है जो ज़्यादा पानी नहीं मांगती, क्योंकि सिट्रस जोन है ना, वो ज़्यादा पानी लगने से ही खराब होता है। ठीक है। ये बेड क्या साइज़ क्या है इसका, ये जो आपने लगाया है टोटल? ये जो बेड का साइज आपका बन जाता है तकरीबन 3 फुट। ठीक है। लेकिन ये प्लांट के हिसाब से चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाएगा। जब शुरू में प्लांट लगे थे तो इनको पानी देने का बाहर से पानी पूरा हो ये जाता है? बेड्स इस साल बनाए हैं हमने। अच्छे साल बनाया, शुरू में नहीं था। और ये 2 साल इस प्लांट ने ग्रोथ नहीं की। अच्छा। क्योंकि फ्लैट सरफेस पे था। अच्छा। इसको हम बेड्स के ऊपर लेके गए हैं, इसकी हालत ही बदल गई है। तो ये जो वो टेक्निक है मल्चिंग वाली और बेड वाली, उसका मतलब वो फायदा हुआ है उसका? वो फायदा बहुत आपके सामने ग्रोथ है ना माशाल्लाह। फ्रूट अभी फूल झड़ गया, फ्रूट बन चुका है, तो वरना मैं आपको दिखाता। ये भी वही फाइकस वाला। अच्छा। 4 कनाल का एरिया था। ये जो सिट्रस भी 4 कनाल पे लगा हुआ है? 3 कनाल। 3 कनाल पे। 3 कनाल पे 122 या 122। ठीक, ओके, परफेक्ट। और ये जी हमारा टमाटर है। अच्छा, 30 एकड़ के अंदर हम तकरीबन वो चीजें काश करते हैं जो बाकी सारे एकड़ों पे हुई भी होती हैं, ताकि ये आपकी लैब है बेसिकली, लेबोरेटरी है। एक्सपेरिमेंट होना हो या लोगों ने आना हो, चीज सीखनी हो, तो इन 20 एकड़ पे आपको तकरीबन हर चीज मिल जाती है। अब ये कद्दू लगा हुआ है। तकरीबन 20 एकड़ पे कितनी क्रॉप्स लगाई हुई हैं, कितनी डिफरेंट वैरायटीज लगाई हैं आपने? नर्सरीज 2 नर्सरीज हो गई, फिर पपीता हो गया, बंद गोभी हो गई, और ये पेठा कद्दू हो गया, ये टमाटर हो गया, बाग हो गया, बैंगन, पसली वाली तोरी, शिमला मिर्च, करेला, और उसके आगे फिर कद्दू फिर आ जाता है। इस तरह करके तकरीबन ये सारी चीज़ें। ये तो 15 तो आपने गिनवा दी हैं, पता नहीं इसके अलावा कितनी होंगी। अच्छा, तो इसमें जो इतनी चीज़ें मतलब आप कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए जो यंगर्स आ रहे हैं या जो यूनिवर्सिटी से हो रहे हैं, तो उनकी इंटर्नशिप के लिए कोई ऐसा आप इवेंट? इंटर्नशिप के लिए मेरी ज़ाती सोच ये है कि हमें कोर्सेज स्टार्ट करने चाहिए कि लड़के यहाँ पे आएँ और उनकी ट्रेनिंग की जाए। क्योंकि ट्रेनिंग सिर्फ ये नहीं होती कि आपने सब्जी कैसे उगानी है या बाग कैसे संभालना है। मैं इस चीज़ को भी ट्रेनिंग समझता हूँ कि आपने लेबर हायर कैसे करनी है, लेबर से काम कैसे कराना है, ट्रैक्टर कैसे चलाना है, ट्यूबवेल कैसे चलना है, पानी कैसे लगना है, बीज कैसे लगना है। जो मसाइल आते हैं जो यूनिवर्सिटी में आपको थ्योरी समझा दी गई है, अब हमने आपको प्रैक्टिकल सिखाना है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। ये जो लड़का होता है ये जट से बहुत ऊपर चला जाता है। मैंने मदर भाई को कहा है कि जी ऐसी ट्रेनिंग करें, अगर हफ्ते की है 2 हफ्ते की, तो पहला स्टूडेंट मैं इनरोल करूंगा और पे करूंगा ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि इनके फार्म पे आके तो ये सीखने का इतना मौका है कि शायद किसी यूनिवर्सिटी में मैं यूनिवर्सिटी को नहीं कहूँगा कि वो क्या करते हैं मुस्तकबिल में कि कोई ऐसी ट्रेनिंग। जी बिल्कुल, मैं प्लान कर रहा हूँ। मुझे ज़्यादा मसला यहाँ पे आ रहा था कि एक तो मैं टाइम सिर्फ 2 घंटे देता हूँ, और दूसरा मसला था यहाँ पे रिहाइश का। क्योंकि अगर आपने लड़कों को ट्रेनिंग देनी है तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि लड़के फार्म पे ही रुकें, तो उनके लिए अच्छी रिहाइश हो, कमरे हों, वो आराम से रह सकें। तो आज की खुशखबरी देंगे आप, ये कब शुरू करेंगे? जी इंशाल्लाह कोशिश जल्दी है। मैं ज़रा स्टोर वाले कामों के अंदर बिजी हूँ। हमने नया स्टोर जो IR फार्म लॉन्च किया, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले आया इनके अंदर। ठीक है, लेकिन ये मैंने करना ही करना। क्या सर्विस दे?
आप पूछे सर। जो स्टोर आपने बनाया उसमें आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं? स्टोर जो मैंने बनाया, मेरा एक्चुअली सोचना ये है कि फार्मर एक ही जगह पे जाके सब कुछ परचेज कर सके। उसको सीड चाहिए, सीड मिले, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मशीनरी, सोलर सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, नर्सरीज, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आज आप सोच सकते हैं आपको वहाँ से मिल जाए। तो तकरीबन हम अपनी 90% चीज़ों को पूरा कर चुके हैं। अच्छा, IR फार्म का पहला स्टोर ओपन हो चुका है और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके फ्रेंचाइजेस बनाते चले जाएंगे। अच्छा, इसकी लोकेशन क्या है और इसका वेबसाइट पे अगर मुल्क से कोई रब्ता करना चाहे जो वो तो मेरा नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं, या स्टोर का नंबर है वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। वो क्या नंबर है आपका? मेरा 0347772339। अच्छा, इस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप गूगल पे या फेसबुक पे भी लिखेंगे ना तो IR फार्म सरगोदा, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और मदर अली साहब को भी सर्च करें तो इस पे सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सरगोदा में है लोकेशन? सरगोदा में मेन रोड के ऊपर है, मैंने देखा है। वो उस पे मैं अच्छा, आपने जो ये जो मल्चिंग की है इसको आप अभी बता रहे थे कि खास इसका तरीकाकार आपने अच्छा, टॉपिक इसमें हमने ये किया है कि मल्चिंग तो नॉर्मल तरीके से होगी ना बेड्स बना के, फिर हमने ये किया कि इसके जो आपको मुड नजर आ रहे हैं उनसे हमने मट्टी हटाई है। फार्मर कहता है जी मुड्डों के साथ मट्टी लगानी है, हम कहते हैं मुड्डों से हटानी है। ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से तो आपके फंगस के मसाइल आते हैं। फिर जितनी भी रूट ट्रीटमेंट है ना वो हमने यहाँ से किया है। हमने इसको फंजीसाइड से भी ट्रीट कर दिया, हमने इसको नीमाटोड्स के मसले के लिए जो दवाई है उससे भी ट्रीट कर दिया, ह्यूमिक एसिड भी हमने दे दिया और बैक्टीरिया भी दे दिया जिसने एक्चुअली खुराक को प्रोसेस करके प्लांट को अवेलेबल कराना है। तो इंशाल्लाह एक साल में इसकी ग्रोथ नजर आएगी। अच्छा सर, बैंगन की क्या कहानी है? बैंगन की कहानी ये है कि ये पिछले साल का लगा हुआ बैंगन है। इसने सर्दियों का कोरा बर्दाश्त कर लिया, ये बिल्कुल जल चुका था और इसकी हमने दोबारा से मिनी रूटावेटर से रूटावेट किया और खेलें तैयार की। ये मेरा एक्सपेरिमेंट था, पिछले साल मैंने टनल के अंदर किया था और मैंने मार्च के अंदर प्रोडक्शन ले ली थी। तो मैं देखना चाह रहा था कि टनल के बगैर क्या होता है। तो टनल के बगैर हम 1 महीना लेट हुए हैं। तो यहाँ पे ये बात पता चलती है कि टनल पे आपका जो 1 लाख लग रहा है वो जाया नहीं होता। सही बात, वो काम में आ जाता है। तो ये सारा बैंगन पिछले साल का है जी। वाह, उधर से सड़क से ये है जी करेला, इसको आपको आगे से दिखाते हैं। ये पसली वाली तोरी जी, जिसको बोलते हैं, धारियां होती हैं इसके ऊपर। ये भी लो टनल के अंदर थी। इसको हमने टिश्यू के अंदर भी रखा और हमने पॉलीथीन के अंदर भी रखा। तो पॉलीथीन के अंदर बेहतर रिजल्ट थे। तो अभी जिन्होंने सीड लगाया उनके प्लांट अभी उगना शुरू हुए हैं। तो हमारा फ्रूटिंग पे हम इसको मंडी के अंदर भेज रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा जी, इस तरफ आ गया हमारा करेला। अच्छा जी, ये हमारी डिफरेंट वैरायटीज यहाँ पे कि हमने सीड भी टेस्ट करने होते हैं कि किस कंपनी को। नीचे शिमला भी लगी हुई है, ये भी इंटरक्रॉपिंग है जी। टमाटर भी लगा हुआ है, टमाटर भी लगा हुआ है इस तरफ, और ऊपर टनल पे खीरा है, करेला करेला। ये टमाटर, शिमला और करेला तीनों को मिक्स किया। एक में सिर्फ करेला है, अंदर भी करेला है, बाहर भी करेला है। आगे जाके फिर सिर्फ शिमला और सिर्फ करेला, टमाटर बीच में से गायब कर दिया। ये शिमला सारी नजर आएगी। तो आगे जाके फिर सिर्फ टमाटर और सिर्फ करेला। ये 3 एक्सपेरिमेंट उनसे ना, ठीक है, वो हम कर रहे हैं। फिर वैरायटीज भी 3-4 यहाँ पे टेस्ट हो रही होती हैं कि कौन सा सीड बेहतर परफॉर्म करेगा। बड़ी खुशबू आ रही है, भीनी सारे सब्जियों। आप सील करते हैं पहले, उससे आप टेस्ट करते जी, हैं? कोई भी सीड ऐसा नहीं है जिसको हम खुद टेस्ट ना करें। और ये करेला और ये जो इंटरक्रॉपिंग कितने फील्ड पे हुई है? 1 एकड़ है तकरीबन? नहीं, ये तकरीबन जो शिमला और इसकी ये 2.5 एकड़ पे है। 2.5 एकड़ पे। और इस तरफ भी है? ये सिर्फ करेला आ जाता है। अच्छा, इस तरफ करेला। पुरानी शिमला थी हमारी जो खत्म हो चुकी है, साइडों पे इसके करेला लगा हुआ है। तो अब हम इसको मिनी रूटावेटर से रूटावेट करेंगे और दोबारा बेड्स बना के इस पे गोभी लगाएंगे इंशाल्लाह। और ये हमारे पास आगे फील्ड सिर्फ करेले की? ये सिर्फ करेले। ओके, और इसमें दरमियान में भी कोई आपने अंदर भी करेला है, बाहर भी करेला है। और ये तकरीबन ये कितनी फील्ड है? ये तकरीबन बन जाता है 1.5 एकड़ ना। 1.5 एकड़। आपको हर 1.5 एकड़ पे 2 दरख्त नजर आएंगे। ठीक है, बिला वजह का कोई दरख्त नहीं नजर आएगा। और ये इसलिए है कि जो जब पिकिंग करते हैं या उठाते हैं जब, तो उसके लिए उनको छांव चाहिए होती है। उनको भी छांव चाहिए होती है, लेबर बैठ के आराम कर लेती है। सब्जी है, गर्मियों में आप उसको धूप में नहीं रख सकते। तो ये दरख्त अभी छोटे हैं, ये पिलकन है, बहुत घना साया होता है इसका। तो 2 दरख्त लगाए हैं ताकि बड़ा शेड बने। तो हम इसको बजाय इसके क्या खालियों पे जो दरख्त नजर आते हैं फूल उसकी बजाय काम के 2 दरख्त लगा दिए जी, और
बाकी ज़मीन को, ताकि सूरज की रोशनी में रुकावट। हाँ जी, आप कहते हैं ना कि दरख्त भी होने चाहिए, तो दरख्त होने की कोई वजह भी होनी चाहिए। बेतुके दरख्त आपको नुकसान देते हैं। बिल्कुल सही। ये इरिगेशन सिस्टम के बारे में कुछ बताएं कि क्या आपका पानी का सर आपका ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है जी। इसको ज़्यादातर हम सर्दियों की क्रॉप्स के ऊपर यूज़ करते हैं। गर्मियों के अंदर क्योंकि बाज़ औक़ात ये ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाता, तो फिर हम इसको यूज़ नहीं करते। ठीक है, इस तरफ जो है वो जो है कद्दू ना, है। ये आपने पीछे जो कद्दू देखा वो 10 फुट के बेड पे था और ये 4 फुट के बेड पे है। ठीक है, तो ये अलग ये जो गंदम बेड्स पे लगी हुई है, हाँ ये तो भी बारिश से ये लगता है। गिर हाँ। के एक दफ़ा पहले खड़ी हो चुकी है, बाकी कोई गंदम खड़ी नहीं हुई। ठीक है, ये एक दिन पहले फिर बारिश आई, ये फिर गिर गई है और मुझे लगता है कि ये फिर खड़ी हो जाएगी। ये ब्लैक वीट है, ब्लैक वीट है। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसका कद होता ही छोटा है। छोटा ही होता है। ये दूसरा लेट भी बहुत ज़्यादा लगी ना, ये गिर के आप देखें ना, गंदम जब भी गिर के उठती है ना, तो ऐसा नहीं होता कि पूरा पौधा सीधा होता है। ये ऐसे है ना, तो इस अगले हिस्से ने सीधा होना है, इसने सीधा नहीं होना। ये ऐसे सीधी होएगी, कर्व लेके। तो ये अभी से ब्लैक हो रही है मतलब? जी जी, ब्लैक शुरू से ब्लैक ही होती है? शुरू से ब्लैक होती है। तो इसकी खासियत सिर्फ कलर है या कोई और खासियत? मेरी नज़र में तो जी सिर्फ कलर है। अच्छा। और कुछ नहीं है। न्यूट्रिएंट्स ऐसे ही हैं वैसे हैं। देखें, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज की क्या है। मैं नहीं कहता कि बहुत काम की चीज़ है, बस इसका कलर मेरी नज़र में डिफरेंट है। मे भी हो सकता है कि कुछ लगा सकते हैं। लगा, नई चीज़ थी तो मैंने लगा दी। और ये आपकी गोभी आ गई, पता चलेगा वो तो पता चलेगा। हार्वेस्टिंग होगी। लेकिन इसका सीड काफ़ी बिकता है इसका। ये जनाब आपका 14,000 रुपए किलो खरीदा। अच्छा, इस तरफ गोभी लगी है सर, ये गोभी लगी हुई है। ठीक है, परफेक्ट। ये पपीता लगा हुआ है जी। अच्छा, पपीता भी हमने 3 तरीके से लगाया हुआ है। अच्छा। ये आप देखें, 2 लाइनें इकट्ठी लगी हुई हैं। पीछे आपने जितनी भी देखी है वो एक बेड के ऊपर एक लाइन देखी है। ये और यहाँ पे हमने मल्टी क्रॉप किया है इसको तोरी के साथ, वहाँ हमने किया था इसको बंद गोभी के साथ। ठीक है, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट। वैरायटी कौन सी है? ये रेड लेडी है। रेड लेडी। अच्छा, आपके पास दोनों सिस्टम है, फ्लड भी है और दूसरा जो ड्रिप इरिगेशन है, तो ये आपके पास जो लग्जरी है, इसको आप दोनों तरीके से अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जो खाद है इसकी कहानी क्या है जनाब? ये गोबर नहीं है, ये जो लेयर फार्म होते हैं ना, पोल्ट्री फार्म, उनका वेस्ट है। तो हम अपनी ज़मीनों के अंदर DAP का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। हमारी ज़मीनों में सिर्फ और सिर्फ ये ऑर्गेनिक खाद जाती है। बाद में खादें बिल्कुल यूज़ करते हैं, हम यूरिया भी लगाते हैं, हम नाइट्रोफॉस भी लगाते हैं, पोटाश भी लगाते हैं। बेसल डोज के अंदर सिर्फ इसको डाला जाता है। और अब जो अगला काम मैं इसके अंदर कर रहा हूँ, वो इसमें रॉक फॉस्फेट मिक्स करके बैक्टीरिया के साथ ट्रीट करके इसको BOP में कन्वर्ट करेंगे, बायो ऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं जी आम फुरफे आम में, तो ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। अच्छा, ये इसको नहीं है, ये गलत फहमी है लोगों की। गोबर की खाद में ऑर्गेनिक मैटर होता है, मुर्गी खाने की खाद के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की असल तारीफ क्या है? ऑर्गेनिक मैटर एक्चुअली है जो आपकी ज़मीन के अंदर कुदरती अज्जा होते हैं ना, फसलों की बाकियात हो गई। तो इसको हम ऑर्गेनिक मैटर बोल देते हैं। जो ये भी किसी न किसी वाले से हैं, तो फसलों की बाकियात नहीं, ये फसलों की बाकियात नहीं है, क्योंकि उनको जो फीड खिलाई जाती है वो मकई होती है, प्रोटीन होता है एक्चुअली, वो इसके अंदर होती है। जो गोबर की खाद होती है उसमें उन्होंने क्योंकि चारा खाया हुआ होता है, सब्ज ग्रीन मैटर खाया हुआ होता है, ग्रीन मैटर फिर कन्वर्ट होता है ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। ये ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, इसको एज अ फर्टिलाइजर आप यूज। अच्छा, एक बात की जाती है खाद के बारे में। वैसे तो ज़रा जो किचन गार्डनिंग कर रहे हैं लोग हमारे बहुत से, उनको तो ज़रा कुदरती खाद यूज़ करनी चाहिए, केमिकल खादें नहीं यूज़ करनी चाहिए। लेकिन ये टर्म यूज़ होती है कि अगर आप जो कुदरती खाद के साथ अगर आप फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे तो उसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है, क्योंकि वो ज़मीन में जाके केमिकल खादें जो है ना वो बॉन्ड कर लेती हैं। इस पर क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है कि हम अपनी फर्टिलाइजर जितनी भी यूज़ कर रहे हैं ना, सिर्फ 20% के ऊपर गुजारा है, वेस्ट हो, वो बाकी 80% वेस्ट हो। आप लॉस करते हैं। तो अगर आप उस 20% की एफिशिएंसी बेहतर कर लेते हैं तो आपकी खादों का खर्चा आधा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं लोग या जो चाहते हैं, वो उनको चाहिए कि देसी खाद यूज़ करें और उसके साथ जब वो यूज़ करेंगे केमिकल खादों को, तो उसका केमिकल खादों का इफेक्ट अच्छा आएगा, मिकदार कम डालनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। एक ज़रा अभी एडवाइस आई है कि ज़रा हम असलम साहब ने फरमाया है कि ज़रा इसको हम देखते हैं जनाब। ये देखें, आपको ये है नॉन प्रोफेशनल और कन्वेंशनल फार्मिंग, और इस तरफ मज़र साहब की जो है वो ऑर्गेनाइज फार्मिंग है। तो दोनों का आप कंट्रास्ट देख लें और दोनों का रिजल्ट आप देख लें। दरम्यान में फ़र्क सिर्फ सोच का है। सोच का फ़र्क है, वाह। ट्रेनिंग का फ़र्क है, सोच का फ़र्क है, अप्रोच का फ़र्क है। ये पांचों चाइना से आए हैं। अच्छा। और इनका जो अमरूद है वो 3 पाव से लेके 1 किलो तक का अच्छा, गुड। और इतना क्रंची होता है। वैरायटी का नाम क्या है? वैरायटी का नाम मुझे नहीं पता। अच्छा।
ये इतना क्रंची होता है कि जो बंदा इसको खा लेगा ना वो दूसरा अमरूद नहीं खाता। अच्छा, ये आपका नर्सरी एरिया है, ज़रा अभी तो आपने सारा शिफ्ट कर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप खुद अपनी नर्सरी तैयार करते हैं? जी, पपाया की नर्सरी मैंने तैयार की तो मुझे काफ़ी सारा, पहली दफ़ा तैयार की थी तो लोगों ने कहा जी 70% जर्मिनेशन होती है, तो मैंने ज़रूरत से ज़्यादा लगा लिया ताकि प्लांट कम ना हो जाए, तो वो सारा बच गया, वो 95% हो गई। ये जो आप सबज जो पानी का किया हुआ, ये क्या है कहानी इसकी? ये हमारा वाटर पॉन्ड है जिसमें हमने मछलियाँ भी छोड़ी हुई हैं और ये ड्रिप इरीगेशन में इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो इसका भी मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ उधर जाके कि किस तरह हम इस पानी का यूज़ कर रहे हैं। ये जो अनार हैं ये सुनने में आया कि जामनी कलर का होता है अंदर से। अच्छा। अब लगेगा तो पता चलेगा। अच्छा असलम साहब, ये बताइए कि अभी हम बात कर रहे हैं थोड़ी देर पहले, और इसको हम सेपरेटली भी बात करेंगे इस पर, कि देखें जैसे मज़र साहब ये फार्मिंग कर रहे हैं और सरगोदा में लोग किन्नू लगाते हैं, सिट्रस के बागात पिछले 20 साल से खड़े हैं, लोग इधर मुल्तान में आम लगा के बैठे हुए हैं। तो इस तरह की फार्मिंग में हम बात कर रहे थे कि जो वो अप्रोच है ना, वो सेठ मेंटालिटी या जो है ना इजी अप्रोच है, और उसकी वजह से क्योंकि आपको एलियन फार्मर है आप, तो लोग अक्सर जो हैं वो सिर्फ बाग को ठेके पे दे देते हैं और कुछ काम भी नहीं करते, उसकी वजह से एक जनरेशन गैप आ गया और एग्रीकल्चर से बच्चे भी दूर हो गए। तो आप क्या कहेंगे कि लोगों को जिनके बागात भी हैं, जिनकी के पक्की ठेका भी आता है, उन लोगों को क्यों एग्रीकल्चर के इन मेथड्स को अपनाना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वो अगली जनरेशन तक ट्रांसफ़र हो? असल में ये चीज़ है कि जो ऑर्चर्ड फार्मिंग है वो भी आसान नहीं है, वो भी बहुत टेक्निकल है, लेकिन उसमें लोग तवज्जो नहीं देते। वो इजीली अगर मतलब उस पर ज़्यादा क्या, सब्जियां भी अब लोग लगा रहे हैं तो वो इनकम इतनी जनरेट नहीं कर रहे। तो जो जितनी मेहनत करेगा, हर चीज़ में मेहनत रिक्वायर्ड है और बहुत स्कोप है हर चीज़ में, चाहे वो सब्जियां हों चाहे वो फ्रूट्स हों, लेकिन टेक्निकल एक मैनेजमेंट की ज़रूरत हर जगह पे है। तो वो जहाँ पे भी जो कोई करेगा वो ज़ाहिर आगे निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और भी जो गैप आ रहा है वो है हमारा जो फार्मिंग के अंदर, क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन है फार्मिंग की, उसमें जब वो सीख के नहीं आ रहे और वो अगेन जब वो आसान तलब हो जाते हैं और उन्होंने रिसर्च नहीं की, उनको विरासत में एक बाग मिल गया और वो बाग कई दफ़ा लोग भी आगे ठेके पे दे देते हैं और एक्सपर्ट्स उसको टेकअप कर लेते हैं, तो फार्मर जो है वो खुद फार्म से दूर हो जाता है। तो इसका क्या गैप, इसका इलाज क्या है फिर? सर इसका इलाज यही है कि जैसे जैसे अब रोल मॉडल सामने आएगी ना, फी एकड़ कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 15 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, तो 1 लाख वाला राग़िब होगा कि यार मैं क्यों नहीं 5 लाख कमा रहा। फिर उसमें अब ये है कि हर फील्ड का एक अलग टेक्निकल बंदा है। अब हर बंदा यानी हर फील्ड का मास्टर नहीं हो सकता। तो जब टीम मिलेगी, एक टीम की सूरत में काम होगा किसी भी फार्म पे, तो वो ज़्यादा ग्रोथ करेगी। वेरी गुड। कोई इन्वेस्टर हो गया, कोई टेक्निकल। तो आप ये सिट्रस में जो लगा रहे हैं और उसमें आप ज़्यादा बेहतर एक्सपर्ट हैं, उसको कॉम्प्लिकेशन ना हो, लेकिन क्या उनकी जो फील्ड्स हैं, क्या उसमें लोग इंटरक्रॉपिंग करके अपने लिए मज़ीद पॉजिटिविटी, अपने मज़ीद रेवेन्यू नहीं ले सकते उसमें? इंटरक्रॉपिंग में मतलब 3-4 चीज़ होती हैं जिनको हमने देखना होता है कि खुराक पौधे की ना मुतासिर हो, रोशनी ना मुतासिर हो, और उसका जो पानी लगाने का है वो अलग अलग ना हो। अगर ये हो और हम दूसरे की खुराक भी दूसरा ना ले, उसको खुराक, अगर इंटरक्रॉपिंग आप कर रहे हैं तो आप खुराक भी फिर उसी वाले से डबल देंगे। अच्छा मतलब भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में इंटरक्रॉपिंग पे, सिट्रस पे खास पे? अगर कोई जाना चाहता है ना तो उसको सबसे पहले अपने बाग को डिज़ाइन ही उस तरह से करना चाहिए, इस सोच के साथ करना चाहिए कि मैंने अंदर इंटरक्रॉप करनी है। फिर दूसरी जो असलम साहब ने बात की ना कि आपको क्रॉप्स वो चूज़ करनी है जो उसके साथ कंपैटिबल हो। एक पौधा दूसरे पौधे को नुकसान नहीं देता। अब अगर गंदम लगा लेंगे तो नुकसान ही देंगे ना, अगर लूसन लगा लेंगे तो नुकसान ही देंगे। तो आपने क्रॉप वो चूज़ करनी है कि जो बाग को नुकसान ना दे। हम क्रॉप चूज कर लेते हैं, बाग इग्नोर हो जाता है। तो ये अगर सोच रखेंगे तो इंशाल्लाह बागात के अंदर पोटेंशियल 10 लाख पर एकड़ का है। वाओ, वेरी गुड। अच्छा मज़हर भाई, ये जो आपने पपीता लगाया हुआ है, इसकी पनीरी तैयार की हुई है और तकरीबन ये तैयार है, और आप इसको क्या लोगों को ऑफ़र करेंगे कि ये आके आपके फार्म से ख़रीद लें या ऑनलाइन ले लें? जी एक्चुअली मैंने जब लगाई थी ना तो मैंने लगाई अपने लिए ही थी, लेकिन क्योंकि पहली दफ़ा लगाया तो लोगों का कहना था कि 70% 80% जर्मिनेशन होती है, हमने लगाया वो 95% होगी। तो ये हमारी ज़रूरत से ज़ायद है, तो मेरा ख्याल है कि ये फॉर सेल ही है। ठीक है, तो आपसे कांटेक्ट करके इसको आपके फार्म से खरीद के लेके जा सकते हैं, या आपके जो शहर के अंदर जो वो आपका सेटअप है वहाँ से भी ले सकते हैं, आईआर फार्म के सेटअप से भी ले सकते हैं। 70 रुपीज़ का एक प्लांट, 70 रुपये का जी, सेल लग गई। अच्छा, ये इस तालाब को और जो आपका वाटर सिस्टम है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताएं ज़रा। ये तालाब जो है ना, ये 2 कनाल के ऊपर कंक्रीट का बना हुआ है जिसकी गहराई 7 फुट है। ठीक है। तो इसके अंदर हमने मछलियाँ भी डाली हुई हैं। एक तो हमारा शुगल हो जाता है, ठीक है, और दूसरा वो क्योंकि खुद न्यूट्रिएंट्स पैदा करती हैं तो वो एक एक्स्ट्रा फ़ायदा। दूसरा ये हमारा सोलर ट्यूबवेल है। हमारा ज़मीनी पानी क्योंकि बहुत अच्छा नहीं था तो हमने 70 फुट के ऊपर बोर किए हैं 8। वो 8 बोर जो से वो ज़मीन से पानी ले रहे हैं।
और एक बोर जो सा है वो तालाब से पानी ले रहा है, जो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ वाह क्या बात। तो वो सारा पानी मिक्स होके जाता है इधर और फिर वो आगे चला जाता। फिर वो साथ ही हमने वेस्ट डिकम्पोजर तैयार करना शुरू किया हुआ है और वहाँ उसके अंदर हमने खल भी डाली हुई है और उसके अंदर चावल भी, गुड़ भी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया भरपूर है उसके अंदर। और वो सारा पानी हम 1000 लीटर पर एकड़ खुद भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को भी रिकमेंड करते हैं कि मिनिमम 1000 लीटर पर एकड़ आप वेस्ट डिकम्पोजर अपनी ज़मीनों को ज़रूर दें। एक्सीलेंट। और ये से फिर आपकी ये solar ज़मीनों plates की हैं सारी। सोलर सिस्टम लगा हुआ है और वो आपका ड्रिप सिस्टम का फिल्ट्रेशन सिस्टम है। इस तरफ इनका पहले ऑफिस था जो कि अब सिटी में मूव हो चुका है। तो ये है जनाब IR फार्म्स का जो मॉडल फार्म है 20 एकड़ पे। इसके अलावा इनका एक 100 एकड़ के ऊपर फार्म है जो कि इसके अलावा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।